एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में मैंने कोल्ड वॉर एरा डिस्कस किया था। आज मैं उसी चैप्टर को कंटिन्यू करूंगी। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, कोल्ड वॉर, एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर, ये सब मैं पहले ही वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। पहले आप वो वीडियोस देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। आज हम पढ़ेंगे चैलेंजेस टू बाइपोलैरिटी। कोल्ड वॉर के टाइम पे हमारा वर्ल्ड दो पार्ट में बट गया था, एक यूएसए और एक यूएसएसआर। यूएस कैपिटलिज्म को फॉलो करता था और यूएसएसआर कम्युनिज्म को। उस टाइम पे जो कंट्रीज फ्री हुई थी, जिन कंट्रीज को फ्रीडम मिली थी, वो उन कंट्रीज के पास ऑप्शन था, या तो वो यूएस के पास जा सकती है या यूएसएसआर के पास। पर वो बहुत लीस्ट डेवलप कंट्रीज थी। वो नहीं चाहती थी कि वो किसी का भी एलाय बने, दोबारा से गुलामी करे। इसीलिए उस टाइम पे एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ये नॉन अलाइड मूवमेंट। इसके अंदर स्टार्टिंग में 5 कंट्रीज इन्वॉल्व थी: इंडिया, यूगोस्लाविया, इजिप्ट, घाना और इंडोनेशिया। अब ये इनके जो प्रेसिडेंट है उसके भी नाम याद कर लीजिएगा, ये आता है जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के लीडर टीटो और इजिप्ट के लीडर गमल ने मिलके 1956 में एक रफ सा आइडिया तैयार किया कि हम नाम में ये चीज़ें डाल सकते हैं। ये उनके लिए जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ है और जो अभी अभी फ्री हुई है। इसकी पहली मीटिंग 1961 में हुई थी। यहाँ देखिए 5 फाउंडर्स ने मिलके की थी। ठीक है, ये जो अंडरलाइन कर रही हो आप एक बार सब रीड कर लीजिएगा। जब फर्स्ट मीटिंग में कितने स्टेट्स थे इन्वॉल्व? 25 स्टेट्स। उसके बाद जब 17 समिट हुआ, तब उस टाइम पे कितने ज़्यादा कंट्रीज़ में इन्वॉल्व हो गई थी? 116 कंट्रीज़ इन्वॉल्व हो गई थी। कब हुआ था? 2006 में हुआ था, हवाना में। ठीक है, तो बस नॉन अलाइड मूवमेंट में इतना ही है। आपको डेट्स और ये सब चीज़ें याद रखनी है जो MCQs में इस पर आएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ज़्यादातर नॉन एलाइज्ड कंट्रीज़ में बहुत सारी कंट्रीज थी जो लीस्ट डेवलप्ड है, तो वो लोग किसी भी सुपर पावर के साथ इन्वॉल्व हुए नहीं थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा लीस्ट डेवलप भी थे। तो इन लोगों के लिए ये ऑर्डर निकला था। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज आल्सो इन्फ्लुएंस ऑफ न्यू कंट्रीज़। हमारे पास पॉलिटिकल फ्रीडम मिल गई है, पर अगर इकोनॉमिक नहीं होगी, इकोनॉमिक हेल्प हमें नहीं मिलेगी, तो हम किसी और कंट्री से मांगनी पड़ेगी। इसीलिए जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ थी वो लोग उन लोगों के लिए ट्रेड, ताकि वो ट्रेड करना चालू करे, उनकी कंट्री की इकोनॉमी बढ़े और वो आगे जाके वो किसी से उनको मांगने ना पड़े और दोबारा से गुलामी की तरफ ना जाना पड़े। तो इसमें बस ये था कि जो कंट्रीज़ थी उनके पास खुद के रिसोर्सेज वो खुद यूज़ कर सकते हैं, अपने रिसोर्सेज से खुद चीज़ें बना के बाहर ट्रेड कर सकते हैं। इन कंट्रीज़ के लिए जो टैक्स था वो भी बहुत कम कर दिया गया था, ताकि ये लोग ईजिली ट्रेड कर सके। ये देखिए यहाँ 4 पॉइंट दे रखा है। लीस्ट डेवलप कंट्री को कंट्रोल में दे दिया था, उनके कंट्रोल में उनके रिसोर्सेज दे दिए थे कि आप इस रिसोर्सेज को यूज़ कीजिए और इसे ट्रेड कीजिए। इसके बाद ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे बस एक बार रीड कर लीजिएगा। प्रोवाइड द लीस्ट डेवलप कंट्री विद द ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट इनको लोन्स देती थी इस ट्रेड करने के लिए। ठीक है, नाम का जो नेचर था वो बहुत सडनली चेंज हुआ था। जब 1961 में नाम की फर्स्ट मीटिंग हुई थी, तब किसी ने इकोनॉमिक इशू पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। वहीं 1970 में जब इसके ऊपर मीटिंग हुई, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इशू था वो इकोनॉमिक इशू ही था। जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर था वो एक रियलाइजेशन हुई थी, जिसकी वजह से वो बनाया गया था। यही जो मैंने आपको बताया कि वो कंट्रीज़ जो है बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थी, बाद में जाके उनका फ्यूचर सोच के ये चीज़ निकाली गई थी। द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD, इसका फुल फॉर्म आती है, आप याद कर लीजिएगा। बॉट ऑफ रिपोर्ट इन 1972, इसने एक रिपोर्ट बनाई थी 1972 में टुवर्ड्स अ ट्रेड पॉलिसी ऑफ फॉर डेवलपमेंट, कि इतने टाइम में कितना ट्रेड हुआ और क्या रिजल्ट आया इसका। ठीक है, और इस रिपोर्ट में ये 4 पॉइंट्स भी थे जो मैंने आपको बताया। ठीक है, ये जो 4 पॉइंट्स लिखे हैं कि लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ खुद अपने रिसोर्सेज यूज़ कर सकती हैं, उनके लिए टैक्स कम कर सकते हैं, उनको लोन दे सकती है,
इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया एंड दी कोल्ड वॉर। एज अ लीडर ऑफ नाम, इंडिया रिस्पॉन्स टू ऑन गोइंग कोल्ड वॉर वॉज टू फोल्ड। इंडिया ने 2 फोल्ड पे रिस्पॉन्स किया था। पहली सबसे सेफ चीज़ थी कि हम इस जो 2 अलाइंसेज हैं इनसे दूर रहे। इट टुक पर्टिकुलरली केयर इन स्टेइंग अवे फ्रॉम 2 अलाइंसेज, क्योंकि जब इतने साल से गुलामी करके जब कोई फ्री हुआ है तो वो दोबारा नहीं चाहता किसी के पीछे चलना। अगर अलाइंसेस में इन्वॉल्व होंगे तो वॉर भी होगा, इकनॉमी भी ख़राब होगी। इसकी वजह से ये लोग चाहते थे कि हम इससे दूर ही रहे। सेकेंड, इट रेज इट वॉइस अगेंस्ट अ न्यूली ग्लोबलाइज्ड कंट्री बिकम पार्ट ऑफ अलाइंसेस। ये लोग चाहते थे कि हमारी अपनी अलग वॉइस हो, हमारी अपनी अलग लाइन हो, किसी के साथ नहीं चलना चाहते थे, किसी कंट्री के या किसी की सुन के कि हाँ वो कंट्री ये कह रही है तो वही होगा। खुद की कंट्री है, ये खुद अपने तरीके से चलाना चाहते थे। नेहरू जी ने इसमें एक रिमाइंड भी किया था कि नॉन अलाइंड मूवमेंट का मतलब ये नहीं है कि फ्लाइंग अवे, कि हम कहीं अलग हो जाए, दूर हो जाए इन सब चीज़ों से। नहीं, जैसे यूएस की फ्रीडम के बाद यूएस आइसोलेशन में चला गया था, नहीं ना, हम यहाँ पे बोला था कि ना इंडिया जो है वो पैसिव है ना ही नेगेटिव है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पूरी तरह से इन्वॉल्व रहेगा, पर लेकिन अकेले अपनी लाइन से, किसी अलाई में इन्वॉल्व नहीं होगा। इंडिया का बस ये पर्सपेक्टिव था। तो इंडिया, इसने बोला था इंडिया हमेशा एक्टिव रहेगी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड अफेयर में, पर लेकिन सिंगल। इंडिया ट्राइज टू रिड्यूस द डिफरेंस बिटवीन अलाइंसेज एंड देयर बाय प्रिवेंट डिफरेंस फ्रॉम स्केल वॉर। ठीक है, इंडिया एक मीडिएटर नहीं बनना चाहती थी कि जैसे कोल्ड वॉर में यूएस एंड यूएसएसआर की तो वॉर नहीं हुई, पर एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर में हमने पढ़ा कि छोटी छोटी जो कंट्रीज थी जैसे कोरियन वॉर, उनकी वॉर हुई और उनकी इकोनॉमी ख़राब हुई। इंडिया की जो पॉलिसी थी नाम की, वो क्रिटिसाइज़ भी हुई बहुत बार। एक बार हुई जब इंडिया को बोला गया कि जो ये पॉलिसी है वो अनप्रिंसिपल्ड है, ये पॉलिसी जो है अनप्रिंसिपल्ड है। और दूसरी बार तब क्रिटिसाइज़ किया जब बांग्लादेश क्राइसिस के टाइम पे इंडिया ने यूएसएसआर के साथ एक ट्रीटी साइन करी, फ्रेंडशिप ट्रीटी। ये ट्रीटी अभी भी साइन है और अभी भी हर 20 साल बाद रिन्यू की जाती है। कब साइन करी? अगस्त 1971 में। तो इस टाइम पे भी इंडिया को बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया था। बस ये चैप्टर में इतना ही था। आज हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया, कोल्ड वॉर। आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैंने आपको कहा था इससे पहले वाली वीडियो में कि एलटीबीटी और एनपीटी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, इसमें था कि जो वो थे न्यूक्लियर वेपन्स थे, हम उसे टेस्ट नहीं कर सकते, ना एटमॉस्फेयर में, ना आउटर सरफेस में, ना अंडर वाटर। ये साइन हुआ था यूएस, यूके और यूएसएसआर से। कब? मॉस्को में। कहाँ? मॉस्को में। कब? 5 अगस्त 1963 में हुआ था। और ये जब फोर्स में कब से आया था? 1963 से 10 अगस्त से। ठीक है, बस इसमें इतना ही था कि हम टेस्ट बैन, न्यूक्लियर जो टेस्ट है वो नहीं कर सकते, क्या बोलते, टेस्ट नहीं कर सकते। इंदिरा गांधी के टाइम पे हमारे उसमें भी हुआ था, इंडिया में भी टेस्ट हुआ था न्यूक्लियर वेपन का, छुपा के किया गया था। ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में, आगे एक चैप्टर है उसमें मैं बताऊंगी। और वो चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी इंडिया के बारे में, साइकिल पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसमें क्या था कि जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है सिर्फ वही न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा आगे कोई भी न्यूक्लियर वेपन ना बना सकता है ना ही एक्सप्लोड कर सकता है। तो यूएस, यूएसएसआर, जो अभी रशिया है, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, ये सारे न्यूक्लियर स्टेट थे। इन्होंने मिलके ये ट्रीटी साइन की थी 1 जुलाई 1968 में। और ये वो उसमें कब आई थी? फोर्स में आई थी 1995 में। बस इस चैप्टर में इतना ही है। ये वाले जो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप बस इसे रीड कर लीजिएगा, इसमें डेट याद कर लीजिएगा, बाकी इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक दी चैनल और ऑल्सो सब्सक्राइब।